सबसे पहली बात ये कही कि 2022 तक सभी घरों में बिजली हम दे देंगे। उसके बाद मेक इन इंडिया योजना का ऐलान किया, लेकिन इन सारे ऐलानों को अमल करने में जिस बात पर निगाहें टिकी रहेंगी वो है पावर सप्लाई को लेकर के। और पावर क्राइसिस के केंद्र में है वो है कोल सेक्टर। कोल सेक्टर में सुधार के लिए काफी तेजी से काम हो रहा है। ये काम किस तरीके से हो रहा है, क्या रणनीति बनाई गई सरकार की तरफ से, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कोयला सचिव अनिल स्वरूप साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगा कि सरकार आखिर इतने कम दिनों में कैसे सब कुछ करेगी, कैसे 31 मार्च तक कोल ऑक्शन भी कर देगी, नए आवंटी धारी को कोल ब्लॉक भी दे देगी। लेकिन जिस तरीके से आपने 72 घंटे में ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया और ऑर्डिनेंस को फिर पास भी करवा लिया कैबिनेट की तरफ से, अब आपकी रणनीति क्या है? क्या आपने कुछ कैलेंडर बनाया है, कैसे कोर्ट के डेडलाइन को मीट कर पाए? नहीं, हम लोगों ने इसका पूरा एक कैलेंडर बनाया है जिसमें जितनी एक्टिविटीज की जानी है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत, वो ऑर्डिनेंस को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हर स्टेप को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, हर स्टेप की टाइमलाइन डिफाइन कर दी है। उसके तहत कई जगह पर पैरेलल कार्रवाई चल रही है। उदाहरण के लिए, जैसे हमें ये वैल्यू करना है कि जो कोल ब्लॉक इसमें हैं उनके क्या वैल्यू है, उन पे जो लैंड है, उस पे जो प्रॉपर्टी है, उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि जो भी नए व्यक्ति को वो आवंटित होगी माइन, उससे हम वो धनराशि लेकर पूर्व में जिसको आवंटित की गई थी उसको धनराशि देंगे। ये मैंने को उदाहरण दिया। इसी तरीके से कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है, कार्रवाई हो रही है, और हमारा ये प्रयास है कि 31 मार्च से पूर्व ही हम ऐसी व्यवस्था सामने प्रस्तुत कर दें जिसके तहत सीमलेसली ये माइन एक संस्था से दूसरी संस्था को ट्रांसफर हो सके। कोर्ट ने जो मियाद दी है उसको हर हाल में पूरा कर लेंगे, एक्सटेंशन के लिए कोर्ट के पास दोबारा आपको नहीं जाना होगा, ये मान के? हमारा प्रयास ये है कि एक्सटेंशन के लिए ना जाना पड़े। बाकी तो जब ये इंप्लीमेंट होगा तब स्थिति सामने आएगी, लेकिन जो हमारी तैयारी चल रही है उससे ऐसा आभास मिलता है कि हम 31 मार्च से पूरी ये सब कार्रवाई कर पाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर कोल ब्लॉक का ऑक्शन देश में पहली बार होने जा रहा है। हालांकि 3 कोल ब्लॉक के ऑक्शन की कोशिश पिछली सरकार ने की थी, वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। तो अभी तक ऑक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, शर्तें क्या होंगी, वो भी नोटिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि जो ऑक्शन में हिस्सा लेंगे उनको तो जानना होगा, उनको भी समीक्षा करनी होगी उन सारी प्रक्रिया का, कितना हमारे लिए फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदेह होगा। ये प्रक्रिया को नोटिफाई करना, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लाने में कितना वक्त लगेगा, कब तक ला पाएंगे? हमें ये आशा है कि हम दिसंबर अंत तक ये कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद भी लगभग हमारा महीना 1.5 महीना बचेगा पूरी ऑक्शन की कार्रवाई करने के लिए। जैसा आपने शुरू में ही बताया कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैटर, इसमें तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट ग्रुप्स उसमें लगे हुए हैं। कई प्रकार के एक्सपर्ट ग्रुप्स बने हैं, जैसे एक वैल्यूएशन के लिए हमने बताया। दूसरा एक्सपर्ट ग्रुप ये निर्धारित कर रहा है कि कोल ब्लॉक किस के लिए आवंटित किए जाएंगे, कौन से कोल ब्लॉक एलोकेट किए जाएंगे, कौन से कोल ब्लॉक ऑक्शन किए जाएंगे। इस प्रकार की समस्त कार्रवाइयां हो रही हैं। नॉमिनेटेड अथॉरिटी का चिन्हांकन हो चुका है, नामांकन हो चुका है, और वो कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी तरह जिन जिन संस्थाओं के माध्यम से कार्य किया जाना है उसमें प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ऑक्शन की प्रक्रिया को सार्वजनिक करने के बाद और ऑक्शन शुरू करने में कितने का टाइम गैप देंगे लोगों को, निवेशकों को? वो इसके लिए निर्धारित समय सीमा है। ऑक्शन कब तक खत्म हो जाएगा? ये जैसे मैंने बताया कि हमारा प्रयास ये है कि समस्त कार्रवाई 31 मार्च से पूर्व हो जाए, काफी पूर्व। जो हमने इस समय योजना बनाई है उसके तहत तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 28 फरवरी तक ही ये सब कार्रवाई हो जाए। तो 8-10 दिन और अधिक लग सकते हैं इसको समाप्त करने में, लेकिन 31 मार्च से पूर्व ये कार्रवाई निश्चित रूप से हो जाएगी। ऑक्शन की बारीकियों पर शायद आप ना बोलें, क्योंकि आप कहें कैबिनेट में मामला जा रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, तो मैं इसमें पूछूंगा भी नहीं आपसे। लेकिन पिछले 3 ब्लॉक के ऑक्शन जो फ्लॉप हुए, उसको लेकर जो इंडस्ट्री ने कंसर्न जताया था, उससे क्या सबक सीखते हुए इस ऑक्शन की प्रक्रिया में फेरबदल कर रहे होंगे, मान के चलूं मैं? नहीं, ना केवल हमने पूर्व में जो हमने सीखा है उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वर्तमान में भी हम जितने इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे निरंतर हम संपर्क बनाए हैं। उनके इनपुट्स हमें आ रहे हैं, उन इनपुट्स का हम समावेश कर रहे हैं विचार करने के उपरांत जहां जहां, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रथम बार इतने वृहद स्केल पर हो रही है, इसलिए हमारा प्रयास यह है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चला जाए, और आगे वाले भी हम यथासंभव जितने ट्रांसपेरेंट मैनर में कर संभव होगा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑक्शन जब भी किसी चीजों का होता है, अपने आप अजूबा ऑप्शन होगा कोल ऑक्शन का, कि घर का ऑक्शन करें, घर की कीमत हमें पता है, घर कितना वैल्यू है ये पता है, किसी भी चीज का ऑक्शन होता है उसका वैल्यूएशन पहले पता होता है, जमीन होता भी। ऑक्शन में तो कोल ब्लॉक के नीचे किस तरह का कोयला है, कोयला कितना है, माइनिंग करने लायक कोयला कितना है, ये सब एक अनुमान होता है। कैसे उसका वैल्यूएशन करेंगे? अपने पेचीदा काम नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, जहां तक 42 ब्लॉक्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक टाइम दिया है, उसमें लगभग सब में माइनिंग हो रही थी। तो ये कितना है उसमें कोल और कितना ऑप्शन, कितना माइन हो सकता है,
ये सूचना उपलब्ध है, तो इसमें कोई विशेष हमें कठिनाई नहीं आएगी। कुछ और माइंस ऐसी हैं जिसमें अभी माइनिंग शुरू नहीं हुई है, उसमें थोड़े एस्टिमेट होते हैं, लेकिन इसी प्रकार से कार्रवाई होती है कोल की माइनिंग में कि आप कुछ एस्टिमेट करते हैं और बाय एंड लार्ज वो ठीक ही निकलता है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक आधार पर एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं। तो जो 42 के अलावा जो 74 से बाकी हटा दें, उन सब का क्या हम लोगों ने मैपिंग कर लिया है? उन सब का मैपिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है? इन सब की मैपिंग प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है और अगले एक सप्ताह तक हम ये निर्णय ले लेंगे कि इनमें से कौन कौन से ब्लॉक किस किस क्षेत्र में आवंटित किए जाएंगे, कौन से जैसे मैंने कहा था एलोकेट किए जाएंगे, कितने ऑप्शन किए जाएंगे, कितने ब्लॉक पावर सेक्टर में जाएंगे, कितने सीमेंट में जाएंगे। ये व्यवस्था हफ्ते 10 दिन में हम लोग फाइनल कर लेंगे, क्योंकि आरंभिक कार्यवाही इसमें की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्थान के हिसाब से कोल ब्लॉक जो है किस इलाके में है, किस क्वालिटी का कोल है, उस पर डिपेंड करेगा कि उस कोल की प्राइसिंग वैल्यूएशन कितना आप कर रहे हैं? जी हाँ, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। चूंकि एक सीमेंट को देना है, पावर सेक्टर को देना है, स्टील को देना है, आपको हर सेक्टर की अपनी जरूरत है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी गवर्नमेंट की इस पर पावर सेक्टर है। तो क्या पावर सेक्टर को किसी भी तरह की प्राथमिकता दिया जाएगा ऑप्शन की प्रक्रिया में? देखिए, हर ब्लॉक में पूर्व से निर्धारित कर दिया जाएगा कि वो ब्लॉक कौन से सेक्टर को दिया जाएगा। उसके लिए मापदंड निर्धारित हैं, उस मापदंड के आधार पर ये भी निर्धारण हो जाएगा ये ब्लॉक पावर को जाना है। इसमें ये बिल्कुल दूसरी राय नहीं है कि हम लोग की प्रायोरिटी पावर सेक्टर की है, प्रायोरिटी पावर सेक्टर को दी जाएगी, लेकिन वो भी जो भी निर्धारण होगा वो पूर्व में कर दिया जाएगा, जिसमें पूर्व में सबको पता रहे किस चीज के लिए ऑप्शन हो रहा है। उसका जैसा आपने बताया वैल्यूएशन भी एडवांस में हो जाएगा। ये टेंडर में क्लियरली मेंशन रहेगा कि इस ब्लॉक का वैल्यूएशन कितना है, तो हम पूरी सूचना उपलब्ध करा के तब। तो वैल्यूएशन करते वक्त क्या पावर सेक्टर को कुछ रियायतें हम लोग देंगे कि पावर सेक्टर तो कई बार सस्ते में बिजली बनाने वालों को देता है, पीपीपी वालों को देता है और बिडिंग प्रोसेस वालों को देता है, तो इस तरह से भी कुछ अलग अलग कीमतें होंगी कोयले की वैल्यूएशन की? देखिए, पावर सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर है, तो शासन की स्पष्ट मंशा ये है कि बिजली की कीमतें ना बढ़े, ये बिल्कुल स्पष्ट है मत। और जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी वो इसी ओर से बनाई जाएगी, बिजली की दर कम भले ही हो जाए लेकिन बढ़नी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। उसी हिसाब से हम अपना टेंडर डॉक्यूमेंट को फॉर्मुलेट करेंगे। लेकिन स्टील और सीमेंट इत्यादि जो है वो अनरेगुलेटेड सेक्टर है, उस अनरेगुलेटेड सेक्टर में ओपन ऑप्शन होगा, उसमें जो भी दाम वो लगाएंगे, क्योंकि उसमें वो पास थ्रू का कॉन्सेप्ट है, वो अपना मार्केट हिसाब से स्टील बेचेंगे, मार्केट हिसाब से सीमेंट बेचेंगे। बिजली में क्योंकि टैरिफ पूर्व निर्धारित है, उससे वो बढ़ेगी नहीं, और ना हम इसमें पास थ्रू परमिट करेंगे जिससे टैरिफ बढ़े, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मूल हमारा उद्देश्य यह है कि टैरिफ जो है वो सीमित रहे, वो ना बढ़े, उसके हिसाब से हम अपना टेंडर डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो मतलब ये मान के चला जाए कि पावर सेक्टर को ये जो चिंता है कि ऑक्शन की वजह से कोयले की कीमतें बढ़ जाएंगी, इनपुट बढ़ जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी, ये चिंता आप दूर कर रहे हैं? नहीं, ये तो स्पष्ट मैं करना चाहूंगा कि जो भी हम प्रक्रिया अपना रहे हैं, इसमें कोयले के प्राइस की वजह से पावर की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। पावर का जो दाम है, जो रेट है, जो टैरिफ है, उसको हम स्पष्ट कर देंगे कि टैरिफ नहीं बढ़ना है। चलिए, काफी पेचीदा मामला है, तो कुछ और सवाल आपसे पूछूंगा। अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मोटी तौर पे जो आपने बातें बताई, उससे मुझे लगा कि कोई बिजली संकट जो होने की समस्या थी, बिजली महंगी होने की समस्या थी, वो लगभग खत्म हो जा रही है। लेकिन एक जो सवाल उठता है कि वैल्यूएशन में कि कोयले की कीमत को अब बेंचमार्क प्राइस किसको मान के चलेंगे? इंटरनेशनल प्राइसेस रहेंगे या फिर कोल इंडिया सप्लाई कर रहा है उस प्राइसेस को मानेंगे, या फिर अभी जो कोल की कीमत उसको मानेंगे? तो ये बड़ा उलझन सा है लोगों के जहन में। इस बिंदु पर काफी गंभीर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ इस पर शीघ्र निर्णय होगा। तो लेकिन बेंचमार्क प्राइस हर सेक्टर के लिए अलग हो, जैसा आप बता रहे थे कि मेरा ये कहना है, चूंकि इसमें वांछित स्तर पर इस पर निर्णय लिया जाना है, मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये मैं निश्चित बताना चाहूंगा इस पर चर्चा हो चुकी है और इस पर औपचारिक निर्णय लिया जाना भी बाकी है। कब तक ये औपचारिक निर्णय की उम्मीद करूं? मैं समझता हूँ ये सब कार्य अगले 15 दिन में हो जाएगा। अगले 15 दिन हो जाए। दो तरह के जो 72-74 कोल ब्लॉक है, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको कोयला ब्लॉक आपको देना है, एक निजी कंपनियों को देना है। सरकारी कंपनियां बिडिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। तो नहीं, सरकारी कंपनी भी ले सकती हैं, लेकिन जो अलॉट होगा ब्लॉक, वो सिर्फ सरकारी कंपनियों को होगा, सरकार या सरकारी कंपनियों को होगा। बिडिंग में सरकारी कंपनियां भी ले सकती हैं और निजी कंपनियां भी ले सकती हैं। बात तो फिर निजी कंपनियां क्यों लेंगी हिस्सा, जब उनको अलॉट ही नहीं होगा? अलॉट तो सिर्फ सरकारी कंपनियों को। देखिए, मैं आप इसको ये समझें कि दो प्रकार का आवंटन होगा। एक अलॉटमेंट होगा थ्रू रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस डिपेंड हो, सरकारी संस्थाओं को या सरकार को ये आवंटित हो जाएगा सीधे रिजर्व प्राइस के तहत। दूसरा जो होगा वो
ऑक्शन होंगे, दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स, उसमें प्राइवेट सेक्टर ऑक्शन कर सकता है और गवर्नमेंट भी ऑक्शन कर सकता है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि अलॉटमेंट का मतलब ये है कि एक रिजर्व प्राइस के अगेंस्ट एक सरकार की संस्था को दे दिया जाएगा। तो ये रिजर्व प्राइस के अगेंस्ट ही दिया जाएगा। ऑक्शन के वो जो ऑक्शन में जो रिजर्व प्राइस तय किया जाएगा वही रिजर्व प्राइस ऑक्शन के लिए फ्लोर प्राइस तय किया जाएगा, उसके ऊपर ऑक्शन होगा। ठीक है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किस तरह की कंपनियां इसमें हिस्सा ले सकेंगी। क्या वो कंपनियां ले सकेंगी जिनका पावर प्लांट तैयार होना है 2020 में 22 में, वो भी कंपनियां आ सकेंगी कि नहीं? ऐसा नहीं है, उनका कुछ टाइम फ्रेम आप रखेंगे? नहीं, इसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि अगर कुछ निर्धारित कदम उसने उठा लिए हैं इन्वेस्टमेंट के, जिससे ये प्राथमिक रूप से स्थापित हो सके कि वो इस्तेमाल कर रहा है या करेगा, तभी वो उसमें भाग ले सकेगा। 2020 में अगर कोई स्थापित करना चाह रहा है तो वो इसमें नहीं ले पाएगा। तो क्या टाइम फ्रेम के हिसाब से कब तक? टाइम फ्रेम नहीं है। उसका काम का जो इसमें ये निर्धारण हो रहा है और ये भी अगले सप्ताह 10 दिन में हो जाएगा कि हम क्या इसमें व्यवस्था बनाएं जिससे एक क्रेडिबल एविडेंस मिल सके हमें ये निर्धारित करने के लिए कि वो व्यक्ति अपना कोल उसमें इस्तेमाल करे। अगर मोटे तौर पर पूछा जाए तो किसी पावर प्लांट को ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए उस पावर प्लांट को किस साल तक शुरू हो जाना चाहिए? साल तक नहीं है, उसमें जो हम लोग अभी चिंतन कर रहे हैं इस पे कि कौन सी ऐसी हम उसमें कंडीशन डालें जिससे ये इंश्योर हो सके कि वो वही इस्तेमाल करेगा। इस पे चिंतन चल रहा है और मैं समझता हूँ हफ्ते 10 दिन में इसमें भी हम निर्णय ले लेंगे। लेकिन भले ही आपका पावर प्लांट किसी भी साल शुरू हो, इससे बहुत मतलब नहीं रहेगा ऑप्शन में हिस्सा लेने के लिए। साल की तो उसमें व्यवस्था नहीं होगी। 2016-17 तक पावर प्लांट तैयार हो ऐसे नहीं है। वो हम लोग ऐसे स्टेप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसमें हम ये सुनिश्चित कर सकें फिर वो वापस ना जाके वो स्थापित ही करेगा, स्थापित ही करे। दो चीजें बड़ी अच्छी थी कि शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में जो कोल ब्लॉक है उसमें जो ऑक्शन हो रहा है उसमें हिस्सा लेने वाले खुद इसका इस्तेमाल खुद अपने लिए करेंगे। लेकिन ऑर्डिनेंस में जो आपने लिखा था कि आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्लिक उसको बेच भी सकते हैं, ऑब्लिक सेल नहीं, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। शेड्यूल 1 के लिए नहीं है ये, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में जो ब्लॉक्स हैं उसमें एंड यूज का कंपल्सन है। ठीक है। शेड्यूल 2 और 3 के अलावा, क्योंकि शेड्यूल 1 में शेड्यूल 2 और 3 सम्मिलित, ठीक है, तो शेड्यूल 2 और 3 हटा दी, जो बचे हुए ब्लॉक हैं उसके लिए शासन ये चिंतन कर सकता है कि क्या उसका हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन दें। अभी इस पे प्रक्रिया क्या होगी, अंतिम निर्णय क्या होगा, बाद में सिर्फ एक एनेबलिंग क्लॉज डाला गया है इसमें। तो ये मान के चला जाए कि 74 कोल ब्लॉक के अलावा जो कोल ब्लॉक है उसमें कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देने का रास्ता खुला हुआ, दे सकती है सरकार, उस पर विचार कर रही है। अगर चाहे तो विचार दे सकती है। अभी इस पे विचार नहीं हो रहा, अभी तो सिर्फ एक लाइन पे कार्य हो रहा है कि एंड यूज प्लांट्स के लिए जो ये हमारे 74 ब्लॉक्स हैं इनको एंड यूज रेस्ट्रिक्शन करते हुए इनको हम किसी तरीके से 31 मार्च तक हम इन्हें कमर्शियल माइनिंग पे एक जो सवाल उठता है, कमर्शियल माइनिंग में क्या सिर्फ इंडिया की कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी या फिर वो विदेशी कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है? देखिए, लेजिस्लेशन तो ये कहता है कि जो कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो उसमें भाग ले सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस पे अभी और चिंतन होना आवश्यक है और चिंतन के उपरांत इसमें अगर शासन ये निर्णय लेता है कि ये किया जाए तो उसकी प्रक्रियाएं बना जाएगी, उसमें ये फिर निर्धारण किया। चलिए, ऑप्शन से अलग हट के अब चला जाए कोल इंडिया को लेकर के। कोल इंडिया की मोनोपोली अभी बहुत ज्यादा है, जरूरतों का 80% कोल इंडिया उत्पादन करता है। आपने ऑर्डिनेंस लाया तो आप लोगों ने कहा कि कोल इंडिया के हितों की हम पूरी रक्षा करेंगे। तो हमें लगा कि जो सुधार की गुंजाइश थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगा कि सरकार को एम्पावर कर दिया गया है कि कोल सेक्टर की तमाम गंदगियां बाहर करो, बड़े पैमाने पर सुधार करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा कि सरकार थोड़ी सी कंजूसी करते हुए सुधार कर रही है, कोल इंडिया को भी बचाना चाहती है, निजी कंपनियों को खुल कर नहीं देना चाहती है। तो ये कंजूसी क्यों नहीं, कोई कंजूसी, सरकार कोई कंजूसी नहीं कर रही है। और ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोल इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है कोल सेक्टर में और बिजली के सेक्टर में और अन्य सेक्टरों में भी। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि कोल इंडिया में निश्चित रूप से किसी भी संस्था में सुधार की आवश्यकता है, वो यहां भी है। लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि कोल इंडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर रही है, वो कर रही है। कोल इंडिया महत्वपूर्ण। चलिए, कोल इंडिया पे बात करें, लेकिन शासन मेरे विचार से प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि कोल का उत्पादन बढ़ाया जाए और इस उत्पादन बढ़ाए जाने में कोल इंडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और गैर कोल इंडिया संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको तो ये पता है कि आज की तारीख में भी निजी संस्थाओं को कोल ब्लॉक अलॉट हो रहे हैं। वो सिर्फ कैप्टिव के लिए हो रहे हैं? कैप्टिव के लिए हो रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र इस समय पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है माइनिंग में, कर रहा है, लेकिन एक सीमित मात्रा में कर रहा है। मुझे लेकिन एक समझ में नहीं आया स्वरूप साहब कि वो कोल इंडिया जो 2009-10 में 431 मिलियन टन का उत्पादन करती थी, 2014 में सिर्फ 462 मिलियन टन की, यानी मुश्किल से थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई। बचाने की, सुधार की तमाम कोशिशें हुई, सारी कोशिशें नाकाम हो गई। उसके बावजूद उस ऐसी संस्थाओं को बचाने की कोशिश में लगे हैं जिसकी नाकामी की वजह से पूरा पावर सेक्टर का बेड़ा गर्क हो चुका है। नहीं, मेरा फिर ये कहना है, पहली चीज तो नाकाम नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये सुधार निश्चित रूप से होना चाहिए और हमारा सबका मानना है ये होगा, और इसके कई कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं। इन कदमों पर बातचीत करेंगे सभी। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कोयला सचिव अनिल स्वरूप साहब से। सर, हमने जैसा कि पहले पूछा, फिर से अपने सवाल को दोहराऊंगा, और कई लोगों ने ये बात कहा कि जब आपने ऑर्डिनेंस लाया कि सरकार के पास जितना बड़ा मौका था कोल सेक्टर में रिफॉर्म के लिए, सरकार ने उस मौके को आधे अधूरे मन से अपनाया, आधे अधूरे मन से रिफॉर्म किया और शायद एक बड़ा मौका गंवा दिया। नहीं, मेरा ये मानना है कि पूरे मन से कार्रवाई की गई और जो शासन की मंशा थी उसी के अनुरूप कार्रवाई की गई, और शासन मेरे विचार से प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए जिससे कोल उत्पादन बढ़े। ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो संभव था वो किया गया है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसके तहत कैसे कार्रवाई की जाए। ऑर्डिनेंस के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि इस पे विचार किया जाए कि क्या हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के माध्यम से यही हो सकता है। मैं कभी कभी किसी से हंसते हुए कहता हूं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी को हम एक फावड़ा दे दे हाथ में, क्यों जाके माइनिंग शुरू कर दे ऑर्डिनेंस के माध्यम से? ये तो संभव नहीं है। मतलब आपने अपनी सीमाएं में रह के किया। नो, व्यवस्था बनाता है ना ऑर्डिनेंस, उसके बाद कार्य होता है। और जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो अन्य कार्य वो कर रहे हैं, उसी तरह बाकी के संबंध में भी करेंगे। वो तो जब होगा कार्य तब मालूम पड़ेगा। ऑर्डिनेंस से माइनिंग तो नहीं शुरू हो जाएगी। ऑर्डिनेंस तो सिर्फ एनेबलर है, वो एक एनेबल करता है हमको। कोल इंडिया को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कोल इंडिया पर आपने कहा कि हम उसको आगे और सुधार करेंगे, इसका हम रोड मैप तैयार किया है। कुछ रोड मैप शेयर करें, कैसे सुधार करेंगे? वही कोल इंडिया है जो पिछले 4 से 5 साल में मुझे लगता है मुश्किल से 4 महीने के लिए परमानेंट हेड मिला, अभी तक बगैर प्रमुख के चल रहा है कोल इंडिया। देखिए, प्रमुख को प्राप्त करने के लिए जो संबंधित संस्था है वो चयन का कार्य कर रही है, और मेरे विचार से इसमें इस महीने अगले महीने तक कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी। क्या मंत्रालय अभी इस रुख पे है कि हम इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी ला सकते हैं? ये इसमें एडवर्टाइज हो गया है, लोगों ने अप्लाई किया है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने भी अप्लाई किया है। अब वो जो संस्था है उसका चयनित करेगी। इसके अलावा कोल इंडिया के माध्यम से माननीय कोयला मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि 2019 तक हम ये प्रयास करेंगे कि 1 बिलियन मीट्रिक यानी कि 1000 मिलियन टन का उत्पादन हो सके, और इसका हम लोग स्ट्रैटेजी पेपर तैयार कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि 1 माह में माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये स्ट्रैटेजी पेपर रिलीज हो सकेगा, जिसमें हम क्लियर रोड मैप देंगे कि इस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। हमारा ये मानना है कि कई अगर व्यवस्थाएं की जाएं तो ये प्रोडक्शन निश्चित रूप से बढ़ सकता है। कोल इंडिया में क्या चीज? सबसे बड़ी समस्या कोल माइनिंग की नहीं है, बल्कि इवैक्यूएशन की है कि जो कोल उत्पादित हो रहा है उसको वहां से ले कैसे जाया जाए। हमारे यहाँ रेलवे लाइंस की प्रॉब्लम्स हैं, हमने यहाँ रेक्स की प्रॉब्लम है। तो जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि शासन ने निर्णय लिया है, कोल इंडिया ने यह निर्णय लिया है कि हम रेक्स की जो वर्तमान संख्या 200 है, इसको दुगनी से भी ज्यादा करें अगले कुछ वर्षों में, और इसकी कार्यवाही और आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। तो धीरे धीरे करके हर स्टेप आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि अगर हमें कुल उत्पादन 1 बिलियन टन ले जाना है तो उसके लिए कौन कौन से एक्शन लेंगे। ये अभी तो आशंका ये भी जताई जा रही है कोल इंडिया को जो टारगेट दिया गया था चालू कारोबारी साल में कोयला उत्पादन का, शायद वो टारगेट से पीछे रह जाए। नहीं, टारगेट से तो आगे चल रही है। जो इस साल टारगेट दिया गया था उसका उत्पादन उस हिसाब से चल रहा है, और वो टारगेट जो इस वर्ष का है वो पूर्ण किया जाएगा। मुझे आशा केवल उसकी नहीं, उससे कहीं आगे जाएगा। कोल इंडिया को लेकर एक और सवाल ये है कि कोल इंडिया के एफपीओ लाने की बातचीत चल रही थी, पिछले साल से चल रही है। कर्मचारी यूनियन के विरोध की वजह से उसको रोकना पड़ा। इस साल भी सरकार लाना चाहती है उसको, और अच्छी खासी रकम जुटाना चाहती है। तो पहली बात कि कोल इंडिया का एफपीओ कब तक आएगा? आपने कोई टारगेट रखा है? नहीं, ये कार्य जो है वो वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है, एक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के तहत किया जा रहा है, और वो उसके तहत कार्यवाही कर रहे हैं। और इसका क्योंकि एक वैधानिक आवश्यकता है कि अगर उसको स्टॉक एक्सचेंज में कोट किया जाना है, उसको वहां रखा जाना है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। अगर पब्लिक ओनरशिप नहीं होगी तो वहां पर तो उसको हम इसमें स्टॉक में नहीं रख पाएंगे। लेकिन कर्मचारी यूनियन तो हड़ताल का नोटिस दे दिया है। उनको समझाया जाएगा कि इसमें कोल इंडिया के हित का कोल इंडिया का हित की सुरक्षा हो रही है। ऐसा नहीं कोल इंडिया को कोई नुकसान। जैसे कई लोग गलत ये बताते हैं
कि जो ऑर्डिनेंस आया है या जो कोल ब्लॉक ऑक्शन हो रहा है इसका कोल इंडिया पर कोई फर्क पड़ेगा? मेरे विचार से इस पर कोल इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफपीओ कब आएगा कोई टाइम नहीं बताएंगे? वो ये व्यवस्था तो वित्त विभाग द्वारा कर रही है। कितनी रकम जुटाने की योजना है? ये भी वित्त विभाग में, ये कोल विभाग का इसमें। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहूँ आपसे कि सरकार ने कोल पूलिंग की व्यवस्था पर विचार करनी शुरू की थी, अभी तो कोई इस पर फैसला नहीं हो पाया है। ये चूंकि ये हम लोगों को ये ऑक्शन का कार्य करना है और ये समयबद्ध है, इसको करने के उपरांत उस पर हम विचार करके कोई ना कोई निर्णय लेंगे। तो ऐसा नहीं था कि कोल पूलिंग और कोल ऑक्शन दोनों अंतर विरोधी हो जाएंगे? नहीं, हमें कोल ऑक्शन के बाद ये आइडिया लग जाएगा कि कितना कोल और अवेलेबल हो जाएगा। अगर पूलिंग का कोई निर्णय लिया जाना है तो अवेलेबिलिटी के आधार पर होगा ना। अगर कोल अवेलेबल हो जाता है समुचित मात्रा में तो पूलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं होता तो पूलिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये निर्णय तब लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर कि आज ही यहाँ पे ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हम 3 साल में कोयला के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये कैसे होंगे? ना तो प्राइवेट माइनर्स को अभी तक अलाउ कर पा रहे हैं। कोल इंडिया एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, कैसे करें? कोई रोड मैप दिख नहीं रहा। 3 साल लॉन्ग टर्म ही है, 3 साल शॉर्ट टर्म नहीं है, 3 साल लॉन्ग टर्म है। और 3 साल में जो व्यवस्थाएं सोची जा रही हैं, अगर वो व्यवस्था बना दी जाएंगी, जो मुझे मानना है बना दी जाएंगी, तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।